देश में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। देश के साथ कई राज्यों का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। सियासत के धुरंधर आरोपों प्रत्यारोपों के रथ पर सवार हो चुके हैं। चुनावी संग्राम में एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने तो चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया। कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में भी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। उनके इस बयान का कमलनाथ भी समर्थन करते नजर आए। वाजपेयी जी ने कहा था कि मंडी थी, मंडी सजी हुई थी, मंडी में माल भी था, माल बिकाऊ भी था, लेकिन हमने खरीदना उचित नहीं। आज खरीदने की बात जो उमंग सिंह जी विधायक हैं उन्होंने साफ बता दिया। कहां से कहां भारतीय जनता पार्टी है। पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में क्या हो रहा है, कैसे खरीद फरोख्त हो रही है, ये हम नहीं जानते हैं। साइलेंटली क्या हो रहा है, तो इसलिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में खरीद फरोख्त अनइमेजिनेबल। ये अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी वोट खरीदना के चक्कर में ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। जैसे ही विपक्ष की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त का बयान सामने आया तो कांग्रेस विधायक भी सामने आ गए। खुद उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करने के लिए कांग्रेस विधायकों को पद और पैसे का ऑफर दिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष के इनके जो मीडिएटर है उनके माध्यम से 50 लाख का ऑफर मिला। लखनऊ जोन के विधायक उनके पास भी गए, पांचीलाल मीणा जी के पास भी गए। और अभी हाल आपको पता ही है कि जो घटनाएं घटी है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरी है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के कारण गिरी। मैं यही कहना चाहता हूं कि किस स्तर पे बात कर रही है आप। अंतर्मन अगर पाक की बात करते हो तो फिर क्यों खरीद फरोख्त की बात हो रही है। किसी व्यक्ति ने फोन किया था कि हम भोपाल में आपसे संपर्क करेंगे, राष्ट्रपति में आप किसको वोट देना चाहते हैं। मुझे पैसों का अपन ने मुझे पद के लालच बताया कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा और आप अगर पार्टी हमारे साथ बैठेंगे। इधर द्रौपदी मुर्मू के एमपी दौरे से पहले सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस नेताओं से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करने की अपील की। मैं कांग्रेस से क्या, मैं तो माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से ही अपील कर लेता हूँ, विनम्र प्रार्थना कर लेता हूँ। 9 बार जनजाति भाइयों ने आपको सांसद बनाया है और दिग्विजय सिंह जी तो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ी संख्या में जनजाति के भाइयों ने उन्हें सहयोग किया। जीवन भर उनके नाम पर राजनीति की। 70 साल में पहली बार एक जनजाति बहन देश के सर्वोच्च पद पे आ रही है। तो मैं माननीय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। गौरतलब है कि देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू प्रत्याशी हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। इस सबके बीच जहां विपक्ष को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, तो वहीं बीजेपी आदिवासी कार्ड खेलकर मुर्मू को जिताने की तैयारी में है। इस सबके बीच अब देखना होगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति आखिर कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा राजनीतिक मंडी में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इस समय जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, फला नेता कहते हैं कि मुझको ऑफर आया, दूसरे नेता कहते हैं मुझे पद का ऑफर आया, आजकल रेट अमाउंट तक बताया जाने लगा है। इसीलिए हमने इसे नाम दिया राजनीतिक मंडी। चर्चा हम शुरू करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर, लेकिन IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। क्या राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों की अग्नि परीक्षा है? क्या क्रॉस वोटिंग से अपने विधायकों को रोक पाएगी कांग्रेस? ये भी एक अहम बात।
क्या कांग्रेस में अंतरकलह का एनडीए को फायदा मिलेगा? कांग्रेस विधायकों के आरोपों में आखिर कितना दम? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कांग्रेस आरोप तो लगाती आई है, कांग्रेस ये भी कहती है कि हमें हमारे विधायकों को और भी हमारे नेताओं को बीजेपी के लोग फोन करते हैं, लालच देते हैं, धमकाते हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कितनी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सनवर पटेल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अनुराधा जी जुड़ चुकी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनुराधा जी आपसे। आपकी पार्टी के नेता, मैं कमलनाथ जी की भी बात कर रहा हूं, आज उमंग सिंघार जी की भी हम बात कर रहे हैं, पांचीलाल मेड़ा जी की भी बात कर रहे हैं। अब तो इतना क्लैरिफिकेशन कभी नहीं था राजनीति में जितना अब नेता देने लगे हैं, रेट अमाउंट तक बताने लगे हैं कि इतना तक ऑफर किया जा रहा है। हर बार आपकी ओर से बयान आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर वही जवाब देती है, अमाउंट का क्या है साहब, कांग्रेस का जो मन करता है वो बयान देती है। जी अनुराधा जी। सबसे पहले मैं आईएनडी के सभी दर्शकों और मेरे आपको और सर मेरे जो आदरणीय प्रवक्ता महोदय बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और ये सर्वोच्च पद का चुनाव है सर जी। अब आप ये देखिए, ये अब उसकी एक अलग गरिमा होती है और वो अनपैरेलल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हाँ। और मैं आपसे ये कहूंगी कि देखिए, हमेशा इस तरीके की आप जैसे बात कर रहे हैं कि प्रमुख समाचार पत्र ने, अखबार में आज ये छापा और मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ही क्यों इस तरीके के आरोप लगते हैं? जो मध्य प्रदेश में हुआ वो सर्वविदित है, किस तरीके से 15 महीने हमारी जो सरकार थी, वो जो आप देखिए 15 महीने की जो हमारी सरकार को किस तरीके से आप देखिए लोकतंत्र की जो आज हम सब ने देखा, लोकतंत्र की हत्या हो गई मध्य प्रदेश में। उसके बाद में आपके सामने राजस्थान है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विफल रही। फिर आप देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र सर्वविदित है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि मैं आपसे ये कहती हूँ आज जी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 5 जहां हम इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब का गवर्न होता है, आर्टिकल्स में आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति पद के लिए भारत में हमेशा से एक स्वस्थ परंपरा रही है, हम सब ने देखा है। आप उसमें क्या होता है, भारत में जब भी राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं तो दो तरीके से, या तो आम सहमति से होते हैं या फिर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार घोषित होते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारी जब यूपीए सरकार, जब आदरणीय चेयरपर्सन हमारी सोनिया गांधी जी स्वयं जाती थी, बातचीत की पहल करती थी, या आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करने से पहले क्या विपक्ष से बातचीत करी? मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ। और दूसरी चीज मैं ये कहती हूँ आज आपसे कि हम आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनका मैं आपके सामने, आप सभी जानते हैं कि वो कितने योग्य, काबिल, अनुभवी हैं। 88 तक वो भारत में एक आईएएस रहे और सीनियर ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट को होल्ड करते थे। बहुत सारे उनके पास विभिन्न पद रहे। आप मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे, 3 टर्म के लोकसभा आप एमपी रहे, आप उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री जैसे बड़े पोर्टफोलियोज को उन्होंने संभाला है। और आज मैं आपसे कहती हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था आज कितनी गिर गई है कि डॉलर जो आप देखिए, जो उस जमाने में यूपीए के शासनकाल की मैं आपको सर हवाला दे रही हूँ कि जब 58.44 रुपए था और आज घटकर 79.75 रुपए हो गया है। आप देखिए महंगाई आज चरम पर है। सिलेंडर के दाम यूपीए शासनकाल में आप देखिए 2014 में मैं आपको बताती हूँ 410 रुपए थे। आज भोपाल की ही अपन बात कर लें तो 1058 रुपए हैं। अब आप 1058 रुपए सिलेंडर पहुंच गया है। और मैं तीसरी बात आपसे कहती हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का 17 साल का कुशासन है कि आज कर्ज निर्भर मध्य प्रदेश हो गया है।
आप देखिए पिछले 5 सालों में 74,000 करोड़ रुपए सरकार ने केवल ब्याज राशि को चुकाने में खर्च कर दिए। अब मैं आपसे कहती हूँ केंद्र सरकार की एक FRBM लिमिट होती है। सर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर, तो वो हमें 3 या 4% पे सभी राज्यों को मिलता है। आज मध्य प्रदेश की वित्तीय आप देखिए प्रबंधन कितना चरमरा गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कुशासन है, हमको 11% पे लोन मिलता है। जब 11% पे लोन मिलेगा तो हमारा अधिकतम जो हमारा व्यय है वो हमारा इंटरेस्ट रेट चुकाने में खर्च हो जाएगा। बृहद सवाल हो गए हैं सनवर पटेल जी, क्या होंगे? आज देखिए आदरणीय हमारे जो उम्मीदवार सनवर जी, जी मैम एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे अनुराधा जी, क्योंकि सवालों का जखीरा बहुत बड़ा हो गया है। और सनवर पटेल जी, आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग विधायकों को कॉल करते हैं, उन्हें लालच देते हैं, जो लालच से मानते हैं ठीक, नहीं तो उनको धमकाते हैं। जी देखिए अनुराधा जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया और बहुत ही अच्छे विषय पर आपने आज इस डिबेट को रखा, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। जी विवेक जी, खरीद फरोख्त कहाँ होती है? देखिए आरोप लगाना तो आसान है, आप आरोप कभी भी किसी पर भी लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन आरोप में भी दम होना चाहिए। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि जो बहन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है उनके फोटो की स्थिति क्या है और यशवंत सिन्हा साहब की फोटो की स्थिति क्या है, सारी दुनिया जानती है। अब क्यों कोई खरीदेगा और काय के लिए खरीदेगा, इसका तो कहीं प्रश्न नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी भी स्थिति में खरीद फरोख्त को हमेशा गलत माना है जी। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी कांग्रेस यूपीए सरकार में प्रतिभा सिंह जी जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव मैदान में आई तो उनको स्वस्थ परंपरा उसको कहते हैं कि एक बहन के लिए ये कहा कि उनको चुनाव जीतना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए और राष्ट्रपति के लिए कुछ बोलना मानहानि होगी, गलत होगा, लेकिन हम तुलना करें राष्ट्रपतियों की तो लोग ट्रक भर भर कर अपने कार्यकाल के बाद सामान लेकर गए और भारतीय जनता पार्टी नित्य राजग के समय में बने हुए APJ अब्दुल कलाम साहब का जब कार्यकाल पूरा हो तो 2 सूटकेस में वो अपने घर गए। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। आज देखिए उन्होंने स्वस्थ परंपरा की बात कही है हमारी विद्वान बहन ने। मैं बताना चाहता हूं कि स्वस्थ परंपरा कब होती, जब दुनिया जानती है कि बहन द्रौपदी पहली ऐसी महिला है जो जनजाति समाज से आती है। 70 साल के बाद पहला मौका है जब इस वर्ग को जनजाति भाई बहनों में से वो भी बहन को 70 साल में पहली बार सर्वोच्च सम्मान का मौका मिल रहा है। ऐसे सर्वोच्च सम्मान के मौके पर जिन जनजाति भाई बहनों के वोटों पर कांग्रेस ने 70 साल में से लगभग 55 साल राज करने का काम किया, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता है, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि वो जनजाति भाई बहन के लिए वो अपना उम्मीदवार खड़ा न करे, और अगर विपक्ष खड़ा करता है तो चूंकि जनजाति भाई बहनों ने हमेशा कांग्रेस को वोट देने का काम किया। कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के नेता हैं 9 बार सांसद बने, छिंदवाड़ा से जनजाति भाई बहनों ने वोट दिया। दिग्विजय सिंह साहब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री बने, जनजाति भाई बहनों का क्या उसमें वोट नहीं था? आज ऋण चुकाने की बारी थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी जनजाति भाई बहनों का सम्मान नहीं किया, तो उनका ऋण कैसे चुकाएंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से जनजाति भाई बहनों को सम्मान मिले, वो सामाजिक रूप से, वो राजनीतिक रूप से, वो आर्थिक रूप से समृद्धशाली बने, शक्तिशाली बने जी। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है विवेक जी। और उसका उदाहरण है कि देश में आदिवासी गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी शुरू करती है। उसका उदाहरण है कि टांटा मामा भील और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को सम्मान देने का काम, शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पैसा एक्ट के माध्यम से जनजाति भाई बहनों को आर्थिक समृद्धि हो, उसका काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपकी पार्टी जनजाति के लिए बहुत सोच रही है, वेलफेयर स्कीम आप लोग चला रहे हैं। यहाँ पर जी ये सोचना चाहिए, हमारी बहन अनुराधा जी को भी जाकर बोलना चाहिए अपने नेताओं से कि आपने जीवन भर हमने उनके वोट लिए हैं। आज हमको अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए, अपने मन की आवाज को मानते हुए, सुनते हुए और जनजाति
बहन हमारी जी जनजाति समाज से आने वाली बहन को उनको वोट करना चाहिए। जी। रमेश शर्मा साहब, बड़ी देरी से मैं आपके पास आया और ये बड़ा गंभीर सवाल है जो मैं अब आपसे पूछने वाला हूं। यशवंत सिन्हा, अगर हम इतिहास के पन्नों से देखें तो यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह एक पूरा कैडर हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूं। और अटल जी की कैबिनेट के ये वो धुरंधर थे, जैसे आज मोदी जी के धुरंधर हैं तो ये अटल जी की कैबिनेट के धुरंधर थे। भारतीय जनता पार्टी की आज जो बड़ी टीम है केंद्र में, जाहिर सी बात है उन्होंने इनके ना केवल अंडर में काम किया होगा बल्कि इनके अनुभवों से सीखा भी होगा और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं विपक्ष के। ऐसे समय में इनका ये बयान कि अब बीजेपी वैसी नहीं रही, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मोटे तौर पर अगर आपको याद हो, यशवंत सिन्हा जी ने जब भाजपा छोड़ी थी तब भी उन्होंने लगभग इसी तरह के बयान दिए थे। और फिर यशवंत सिन्हा जी भाजपा के मूल कैडर के आदमी नहीं हैं, ये भाजपा में शामिल हुए थे। अभी हम लोग बात जो राष्ट्रपति चुनाव की कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर दोनों प्रत्याशी वो भाजपा या कांग्रेस कह जरूर सकते हैं क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन यूपीए वर्सेस एनडीए का मुकाबला है ये। मुर्मू जो है वो एनडीए के उम्मीदवार और यशवंत सिन्हा यूपीए के उम्मीदवार हैं। एक बड़ी आश्चर्यजनक इसमें एक बात यह है, मेरा आकलन है, आरोप कौन क्या लगा रहा है और क्या स्थिति बनेगी वो तो कोई भविष्य हम देख कर, लेकिन मेरा आकलन यह है कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। अच्छा। जीत का जो अंतर पिछली बार था उससे इस बार ज्यादा की मुझे संभावना दिख रही, जो गणित अभी सामने आया है। हाँ। जहां तक वोट की अपील करने का सवाल है तो वोट की अपील हमेशा की जाती रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं 1971 का। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी और निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी थे। प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने सबसे अपील की थी कि आत्मा की आवाज पर वोट करें और लोगों ने आत्मा की आवाज पर वोट किया था और नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे, बीबी गिरी बने थे। बिल्कुल। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था तो वो चूंकि मध्य प्रदेश के थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से अपील की थी कि आप मध्य प्रदेश के नाते मुझे वोट करिए। तो वोट की अपील तो एक दूसरे से की ही जा सकती है। और फिर भाजपा ने खुले रूप में भी इस बात को कहा था कि चूंकि हम आदिवासी उम्मीदवार को लेकर आए हैं तो आप वोट करिए। तो वोट की अपील तो की ही जाती रही है और मैं समझता हूं ये प्रजातांत्रिक परंपरा के विरुद्ध नहीं है। लेकिन उस अपील में क्या पैसे का ऑफर दिया कि नहीं दिया, अब ये तो वो कांग्रेस जाने और भाजपा जाने। लेकिन मुझे जीत का अंतर बहुत कंफर्टेबल जोन में है यूपीए इस समय, तो मुझे लगता नहीं है कि एनडीए कंफर्टेबल जोन में है, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई बहुत खरीद फरोख्त करने की जरूरत पड़े। तो पद की जहां तक बात है, भाजपा में मध्य प्रदेश में वैसे ही अभी पदों की मारामारी है, जितने ज्यादा उनके पास एक लंबी क्यू है मंत्री बनाने के लेकर के, और ज्यादा किसी को मुझे नहीं लगता कि वो जोखिम उठा के ले पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या है, ये बहुत जल्दी हम लोग इसको चुनाव में देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और अब मैं अनुराधा जी आपके पास लौटना चाहूंगा। बीजेपी ये कह रही है कि कमलनाथ जी 9 बार सांसद बने हैं ट्राइबल्स के वोट से, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, ट्राइबल्स को समर्थन करना चाहिए था। मैं सर आपसे ये कहूंगी, हमारे मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है जी, तो मध्य प्रदेश से ही किसी को क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया राष्ट्रपति पद का। और मैं दूसरी बात आपसे ये कह रही हूँ कि प्रजातंत्र की खासियत होती है आपस में संवाद। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप कवर करते हैं, आप देखिए इतिहास उठा के कि हम यूपीए की ही, अगर मैं ज्यादा दूर न जाऊं तो हमारी यूपीए चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी, जब हमारी सरकार थी, सोनिया गांधी जी स्वयं पहल करती थी और जाती थी सबके पास में, विपक्षी दलों के पास में जाती थी और सभी दलों से आग्रह करती थी। एक माहौल बनाया जाता है, तो ये चीज जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, ये इलेक्शन में जो कैंडिडेट होते हैं राष्ट्रपति पद के, उनके पहले से ही पार्टियां शुरू कर देती हैं। वो क्यों नहीं किया आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पहले शुरू करना चाहिए था। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अभी कि भाई आपके पास
जैसा आप बता रहे हैं कि मेजोरिटी है, तो इतनी बेचैनी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में? आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, और उन पर तो कोई आरोप नहीं लगते हैं। मैं प्रश्न पूछती हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे ही ऐसे आरोप क्यों लगते हैं? हर राज्य ये अहम सवाल किया आपने, बिल्कुल ये अहम सवाल है। सनवर साहब, भारतीय जनता पार्टी पर ही क्यों लगते हैं ऐसे आरोप? सनवर जी, बहुत अच्छा विवेक जी, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे प्रधानमंत्री आरोप लगाना, अनुराधा जी आपने चूंकि सीधा सवाल किया है, सुन लेते हैं, सनवर जी को सुन लेते हैं। जब एक विवेक जी, अल्पमत में आरोप लगाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता, अनुराधा जी सनवर जी को सुन लेते हैं क्योंकि सीधा सवाल था आपका। अनुराधा जी, कहा था कि मंडी सजी थी, उन्हीं के शब्द हैं जी, आप जानते हैं, पर उन्होंने कहा उन्होंने वो रास्ता अनुराधा जी नहीं किया। चूंकि आपका सीधा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल खड़े होते हैं, सनवर जी इसका जवाब देंगे। एक मिनट हम सुन लेते हैं, बोलिए सनवर जी। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो एक वोट से भी अपनी सरकार गिराना मंजूर कर लेती है देश की, लेकिन खरीद फरोख्त नहीं करती है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो सदैव से आरोप लगाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है, भ्रम फैलाने का काम करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता ने कांग्रेस को बहुत अच्छे से पहचान लिया है, और उसी कारण से आज कांग्रेस की स्थिति आपके और हमारे सामने है। देख रहे थे आप पिछले दिनों नगरीय निकाय के और ग्राम पंचायत के चुनाव में किस प्रकार से ग्राम पंचायत को लेकर झूठ बोला जा रहा था, और आज जब काउंटिंग हुई है जनपद पंचायतों की, तो आपके सामने रिजल्ट है। तो ये झूठ बोलने का काम सदैव कांग्रेस पार्टी करती आई है। इनको आत्ममंथन करना चाहिए, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। आखिर क्यों ये समाज से सरोकार नहीं रखते? आखिर क्यों ये समाज क्षेत्र में जाकर काम नहीं करते? आखिर क्यों ये जनजाति भाई बहन के खिलाफ खड़े होते हैं? आज हमारी बहन ने बोला, अनुराधा बहन ने, कि अगर क्या मध्य प्रदेश की कोई जनजाति भाई बहन नहीं हो सकता था? अरे तो जनजाति भाई बहन अगर देश में कहीं से भी हुआ हो तो आप तो उसका साथ दीजिए। और रही बात से, जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है कि हमको अधिकार है, हमको अधिकार है एक स्वस्थ परंपरा के तहत कि हम कांग्रेस के नेताओं से भी वोट की अपील करें। उसी कड़ी में मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से फिर अपील करता हूं कांग्रेस के सभी विधायकों से कि मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसी हमारी पहली जनजाति बहन 70 साल के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। और आंकड़े मिला लीजिए, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है, आंकड़ों में वो बहुत आगे है और भारी बहुमत से वो जीतने वाली है। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए, क्योंकि आपने जनजाति भाई बहनों के पूरी जिंदगी वोट लेने का काम किया है, उनको भ्रम में रखने का काम किया है, आज आप अपने मन की आवाज सुनिए और हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को वोट कीजिए। अनुराधा जी आप जवाब दे सकती हैं। मैं सर आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारे जो यूपीए के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब, वो बहुत ही योग्य, अनुभवी और एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अर्थव्यवस्था को बहुत भली भांति जानते हैं और दुरुस्त करना भी जानते हैं। मैं आपसे ये कहती हूँ, आज अर्थव्यवस्था भारत की चरमरा गई है। आदरणीय, मैंने जैसा आपको बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपये बहुत डाउनफॉल हो रहा है। और आप मध्य प्रदेश की स्थिति में, आपसे जैसा आपको पूर्व में भी बयान कर रही थी कि हम कर्ज पे कर्जी, जब हम 11% पे हमको लोन मिल रहा है, आज बेरोजगारी चरम पे है। मध्य प्रदेश के श्रम पोर्टल से हवाला दे रही हूँ सर, 1,21,00,000 हमारे श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और नौकरियों के नाम पे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का प्रशासन है 13,000 मात्र शिक्षकों की नौकरियां निकाली है। अब आप देखिए, अभी नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, जो आप देखिए बुनियादी सुविधाएं, चलिए हम थोड़ा सा अनुराधा जी, कई दफा हम लोग सिलेबस से भटक जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को लेकर, और आज की चर्चा का जो मूल विषय था, अनुराधा जी ये मेरा संवाद आपसे है, तो हम इस विषय पर हम लोग कम से कम चर्चा करें। अनुराधा जी, चलिए रमेश शर्मा साहब, एक मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को नेता आयातित करने पड़ रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए, जबकि अभी बीजेपी, अगर हम एनडीए का 48%
न केवल वोटिंग परसेंटेज है बल्कि साथ ही साथ अगर आप इसमें उड़ीसा से बीजेडी को जोड़ देते हैं तो वो 50 के पार हो जाएगा आंकड़ा। ऐसे में तो तय है एनडीए का राष्ट्रपति बनना। फिर कांग्रेस के ये आरोप। देखिए, मोटे तौर पर जो मैंने पहले ही कहा कि एनडीए बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। ये कई वक्त नहले पर दहला मारा जाता है। ये एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषणा करने के एक दिन पहले शरद पवार और समाजवादी पार्टी की पहल पर यूपीए ने ये नाम यशवंत सिन्हा का घोषित कर दिया। उसके पीछे उनका गणित रहा होगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी के परिवार के लोग अभी भी भाजपा में हैं, तो उनको लगा होगा, और वो भाजपा में रहे हैं, उनको लगा होगा कि शायद कुछ क्रॉस वोटिंग हो। इसके बदले में भाजपा ने ठीक दूसरे दिन उड़ीसा, उन्होंने आदिवासी भी अगर चुनी है तो उड़ीसा झारखंड के मुर्मू समाज की चुनी है। आप अगर देखेंगे तो मुर्मू समाज जो है वो झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार की वो जो पट्टी है पुरानी, वहां बहुत बहुतायत पाया जाता है। तो बड़ी संख्या में वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भाजपा ने धर्म संकट में डाल दिया, और इसीलिए अगर आपने देखा होगा वहां की सरकार भी समर्थन में आई है, इसीलिए ममता बनर्जी ने भी समर्थन की घोषणा की है। तो कुल मिलाकर के जिसको नहले पर दहले की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित एक दूसरे का रहा है। और कुल मिलाकर के जो मैंने पहले ही सबसे पहले कहा कि ये नाम घोषणा करने के बाद और जो समर्थन जुटे हैं उनसे बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। वोट का परसेंटेज बढ़ेगा और जीत का अंतर भी पिछली बार से बढ़ेगा, ऐसा मेरा आकलन है। आगे तो 18 तारीख को पता लगेगा। बिल्कुल, आगे तो 18 तारीख को पता चलेगा, वोटिंग का डे 18 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव पर भी सियासत का एक दौर देखने को मिल रहा है। समर्थन और विरोध की सियासत है। कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। एनडीए साफ दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी मुर्मू इस राष्ट्रपति के चुनाव में जीतती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन 18 तारीख को इंतजार करना होगा। वोटिंग डे है और उसके बाद आएंगे नतीजे। कांग्रेस इस बीच आरोप यह लगा रही है कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त के लिए फोन किया जा रहा है या धमकाया जा रहा है। अब इसमें कितना दम है, आने वाले समय में यह भी पता चलेगा। एनडीए एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।